नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और सुबह सुबह बिल्कुल तैयार होंगे ये सुनने के लिए कि किस प्रकार से आरआरबी एनटीपीसी ने फिर से वही गलतियों को दोहराया है। कहने की बात यह है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर कहीं ना कहीं आपको डाउट हो सकता है। ये देखो, जो एग्जाम बनाया जाता है उसके अंदर लोगों के द्वारा ही बनाया जाता है, हालांकि वो सिस्टम का यूज करते हैं और ऐसा आपकी बार मुझे लगा भी कि उन्होंने एआई का यूज किया हो, जैसे कि क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंटरनेट और एआई थोड़ा अलग अलग बताता है, तो इन्होंने वो क्वेश्चन का आंसर चुना है जो एआई बताता है। तो कई बार परेशानियों का सामना शायद करना पड़ सकता है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आपको कुछ गलत क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। दो ही विषय हमारे होंगे, एक छोटा वीडियो होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे कीमती चीज अगर आपके पास वर्तमान में कुछ है तो वो आपका समय प्लस आपका भरोसा। क्योंकि लोगों के द्वारा आजकल बहुत कुछ ऐसे भी काम किए जाते हैं जहां आपका भरोसा तो वो जीत लेते हैं, लेकिन आप फिर गलत पक्ष में पहुंच जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो। एक शॉर्ट वीडियो में कंपाइल कर लेते हैं। सबसे पहले आप समझिएगा ओवरऑल आपकी कितनी शिफ्टें हुई हैं। देखो, अगर मैं बात करूं आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ग्रेजुएट लेवल पर अगर हम देखते हैं तो आपकी शिफ्ट हुई है 47 शिफ्ट हुई है टोटल। 47 शिफ्ट आपकी हुई, ठीक है। 5 तारीख से पेपर होना स्टार्ट हुआ और ये 24 तारीख तक गया, तो इसमें 47 शिफ्ट है। अब 47 शिफ्ट में हर एक शिफ्ट में 40 क्वेश्चंस आपके जीएस के देखने को मिले, तो इसमें गलतियों को ढूंढ पाना। अब देखो, सारे क्वेश्चन तो कंपाइल नहीं हुए, लेकिन एक रात में जितना मैं एनालाइज कर पाया, टीम ने एनालाइज किया, प्लस आप सभी छात्रों ने मिलकर जो सवाल मुझे भेजे उसमें मेजरली क्वेश्चन टफ थे। टफ का मतलब क्या है कि लोगों को या एस्पिरेंट्स को यही नहीं पता है कि सही है या गलत है, तो उसमें से रॉन्ग क्वेश्चन को पिक करना थोड़ा एक टिपिकल टास्क था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब तक आपके लिए मेहनत करते आए हैं, आगे भी करेंगे, भले वो अंडर ग्रेजुएट हो, सीजीएल हो, यूपीएस हो, सब में मेहनत करेंगे। तो उसी चीज में रॉन्ग आंसर्स की बात करते हैं, कौन कौन से जीके जीएस में दिए गए। शिफ्ट वाइज बात करूंगा, प्लस इस पर ऑब्जेक्शन हम खुद लगा देंगे। जो क्वेश्चंस मैं यहां आपके बता रहा हूं, इस पर जो ऑब्जेक्शन है वो मैं खुद लगा दूंगा। पूरी टीम बैठी है, वो आपके लिए ऑब्जेक्शन लगा देगी। अगर कोई और क्वेश्चन भी बच रहा है तो उसके बारे में भी आप बता देना। हमारे टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाके आप बता दो। मैंने एक मैसेज ओपन किया हुआ है, उस पर आप रिप्लाई कर सकते हैं, तो आप वहां जाके भी बता सकते हैं अगर यहां कुछ छूट जाता है तो। प्लस सेफ स्कोर या कट ऑफ के ऊपर भी एंड में बात करूंगा। अभी डेटा नहीं है, डेटा के लिए ही बात करूंगा, क्या होगा कैसे होगा, बहुत छोटी वीडियो रहेगी। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिला। अब ये कब देखने को मिला है वो भी मैं बता दूं। 5 तारीख 6वां महीना 2025 की पहली शिफ्ट, डे 1 शिफ्ट 1 है ये। सर ये है आपका डे 1 और डे 1 का भी शिफ्ट 1 है ये। तो सर डे 1 की शिफ्ट 1 पहली शिफ्ट में गलतियां कर दी, ये एआई की गलती है। दिस इज बिकॉज ऑफ एआई मिस्टेक। अगर इस क्वेश्चन को आप एआई में सर्च करोगे तो आंसर मिलेगा बांग्लादेश, जो कि गलत आंसर है। आंसर होना चाहिए था इंडिया। दरअसल निम्नलिखित में से किस देश ने बंगाल की खाड़ी इंटर की अध्यक्षता ग्रहण की है? देखो, 2025 में जो ग्रहण की है वो इंडिया ने ग्रहण की है। किससे ग्रहण की है? वो बांग्लादेश है। तो दरअसल बांग्लादेश के पास पहले थी, लेकिन बात इसमें क्या की गई है कि जो ग्रहण की अध्यक्षता वो किसने की? इंडिया ने किया। तो जितने भी आपकी बे ऑफ बंगाल की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स हुई हैं वो इंडिया लीड कर रहा है, ना कि बांग्लादेश। तो दिस इज एआई मिस्टेक, राइट। ऐसा सीजीएल में भी हो सकता है, तो उसके लिए हम पहले से सतर्क है। मैं उस चीज को दोनों तरफ से एनालाइज करके चल रहा हूं। दूसरा आपको देखने को मिलता है 12 तारीख में, ये आपकी आफ्टरनून शिफ्ट है। आफ्टरनून 12 जून की आफ्टरनून शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं इधर। तो पूछा है किस सुधारक ने एक ईश्वर एक जाति, देखो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, एक ईश्वर एक जाति ये कोई नारा नहीं है। पहली बात, एक ईश्वर एक जाति एक मानवता के लिए, एक मानवता के लिए, एक मानवता के लिए नारा है ये। तो अब इसमें क्या हम सवाल को गलत माने नहीं मान सकते। दरअसल यहां पर एक समाज सुधारक के द्वारा अगर एक ईश्वर एक जाति कही जा रही है तो वो मानवता के लिए कही जा रही है। समाज सुधारक मानवता के लिए काम करते हैं, तो ऐसे हम एक प्रैक्टिकली इसको समझ सकते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें आंसर दिया हुआ है ज्योतिबा राव फूले, जो कि आंसर नहीं होना चाहिए। आंसर होना चाहिए नारायण गुरु, क्योंकि नारायण गुरु के द्वारा ही कहा गया था कि एक ईश्वर एक जाति एक मानवता के लिए होंगे। हालांकि हमने रिसर्च अप करके देखा कि एक ईश्वर एक जाति के ज्योतिबा राव फूले के द्वारा भी कहा गया था, तो कोई कॉन्क्रीट स्टेटमेंट नहीं मिला। इवन एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो भी इसके बारे में बात नहीं कर रही हैं। अगला सवाल आपके सामने है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 2021 का आंकड़े के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रहता है? अब ये जो शिफ्ट है ना, 16 वाली जो शिफ्ट है, एक ही शिफ्ट में कई सारे सवाल गलत हैं।
तो इन बच्चों को बहुत ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं। वो समझिए कैसे। इसमें आंसर दिया गया कि कितने प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, कि 60% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। वास्तविकता में जो एक्चुअल डेटा है जो बताता है कि 2021 के आंकड़े के अनुसार जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो लगभग 65% है। नया डेटा आया नहीं है। हाँ, नया डेटा जो आएगा उसमें शायद ये नंबर 60 हो जाए। वर्तमान में डेटा 65 है, इससे पहले डेटा 67 था, अब 65 है। आगे भले ही घट जाए लेकिन वर्तमान में इसका आंसर 65 होना चाहिए था। इस पे ऑब्जेक्शन लगेगा और हम उस ऑब्जेक्शन को लगा देंगे। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है। देखो ये क्वेश्चन आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आया ही इस तरीके से हमारे पास है और सुबह सुबह आया तो हमें इस फाइल को ऐसे अरेंज करना पड़ा। क्वेश्चन की आईडी ये है, इसका मतलब हम इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा चुके हैं। जिस पर आईडी लिखी आ रही है मतलब हमने ऑब्जेक्शन लगा दिया, सुबह ही लगा दिया था। क्वेश्चन था कि भाई सीएए 2019 में अप्लाई करने के लिए इंडियन सिटीजन्स निम्नलिखित में से किसकी जरूरत नहीं होती। अब देखो यार, ये है थोड़ा डाउट का क्वेश्चन। अब इसमें भले ही आंसर होना चाहिए था आपका पासपोर्ट एंड वीजा, पासपोर्ट एंड वीजा, क्योंकि भाई ये होते हैं आपके के ऑप्शनल्स होते हैं, ये ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। बट बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है ना, इसकी जरूरत होती है, ये रिक्वायर्ड होता है, ये रिक्वायर्ड होता है। वोटर आईडी रिक्वायर्ड होती है, आधार कार्ड रिक्वायर्ड होता है, ये ऑप्शनल होता है। तो इट मस्ट बी आंसर कि पासपोर्ट एंड वीजा इसमें आंसर होता, बट ये नहीं है। तो मैं इसमें ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बिल्कुल 100% से हो जाए, क्योंकि भाई कुछ डेक्कन हेराल्ड जैसे न्यूज़पेपर है वो इसको मानते हैं कि पासपोर्ट एंड वीजा कैन बी सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कैन बी सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो डेक्कन हेराल्ड वगैरह न्यूज़पेपर का रेफरेंस वो कई बार दे सकते हैं, तो इशू हो सकता है। बाकी अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हो तो मेरी क्लास के जितने भी नोट्स हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर आए। आप मेरी क्लास के किसी भी नोट्स को एज एन प्रूफ दे सकते हैं, मैं खुद अवेल कराऊंगा अपने आप को, उसके लिए प्रूफ मैं खुद आपको अवेल कराऊंगा। ठीक है, आगे बढ़िए। पूछा है कि 1908 के अलीपुर, अब ये देखो बड़ी बात क्या है, ये भी 16 तारीख का दोपहर की शिफ्ट का है, ये भी 16 तारीख की दोपहर की शिफ्ट का है, और ये भी 16 तारीख की दोपहर की शिफ्ट का है। अब क्वेश्चन था कि 1908 के अलीपुर बम मामले में किस भारतीय क्रांतिकारी जुड़ा हुआ है। इसमें आंसर दिया है अरविंदो घोष, लेकिन बड़ी बात है कि खुदीराम बोस भी इसी से जुड़े हुए हैं, तो इसके आंसर 2 होने चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी और लिंकिंग नहीं दी गई, किसी विशेष प्रकार का उनका रिलेशन नहीं दिया गया, सीधा कहा कौन जुड़ा हुआ है। तो भाई जी चलो भगत सिंह नहीं जुड़े थे क्योंकि उनकी उम्र से उस समय 1 साल रही होगी, जतिन दास भी नहीं जुड़े थे, तो भाई इसका आंसर अरविंदो घोष और खुदीराम बोस दोनों हो सकता है, क्योंकि इसी मामले के कारण अलीपुर बॉम्ब केस की वजह से ही खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। तो रिलेशन तो हुआ यार, एक आदमी अपनी जान दे रहा है, भारत का सबसे युवा उम्र का क्रांतिकारी है वो, और उसके बावजूद भी अगर आप उसका रिलेशन नहीं बिठा पाए तो ये कैसी बात हुई? मेरे हिसाब से तो कोई लॉजिकल बात नहीं हुई है। इसमें दोनों आंसर होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी तो ये 3 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में गलत है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे आपको देखने को मिला 17 तारीख का, इस पर आईडी लिखी हुई है, मतलब इसका भी ऑब्जेक्शन लग चुका है, ये हम नहीं लगाया। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी झील कृत्रिम है? अन्ना सागर झील है। अब बात यह है, रामगढ़ भी एक आपकी आर्टिफिशियल लेक है, तो इसमें भी आपके आंसर 2 होने चाहिए थे। आर्टिफिशियल है रामगढ़ भी और अन्ना सागर भी आर्टिफिशियल है, तो बोथ आर आर्टिफिशियल लेक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको 17 तारीख का, देखो ये वाली जो शिफ्ट है ये मॉर्निंग शिफ्ट है, ये 17 तारीख की आपकी जो शिफ्ट है शाम वाली शिफ्ट है। निम्नलिखित में से भारत में नगर पालिका का राजनयिक प्रमुख कौन होता है? म्युनिसिपैलिटी का हेड कौन होता है? अब इसमें क्या होता है कि अगर ये आपका होता कि भी म्युनिसिपैलिटी हेड है, तो इसमें हिंदी में तो चेयरमैन ठीक है, लेकिन मेयर इज मतलब बेटर चॉइस, मेयर इज बेटर चॉइस। होता क्या है कि जो आपकी नगर पालिका होती है इसमें होते हैं 3 लेवल, सबसे पहले नगर पंचायत, फिर होती है नगर परिषद, फिर होती है नगर पालिका। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी तो जो अपर लेवल की होती है, बड़े शहरों में होती है, तो वहां मेयर इसमें करेक्ट आंसर होना था। प्लस हमारी एनसीईआरटी जो टेक्स्ट है उसमें भी सेम है, अगर आपको प्रूफ चाहिए वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं इसके। ठीक है, कि इसके अंदर मेयर आपका ज्यादा बेटर चॉइस है, बट अगर हम इसमें क्लेम भी करते हैं तो आयोग भी इस पे क्लेम डाउन कर सकता है, और इस क्वेश्चन में शायद वो नंबर ना दे। इसको मैं डाउट में रख देता हूं कि इसमें शायद वो नंबर ना भी दे, क्योंकि वो चेयरमैन को गलत नहीं बता सकते, हम भी चेयरमैन को गलत नहीं बता सकते, चेयरमैन कैन बी द आंसर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लेवल को क्लियर नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं। और लेवल को क्लियर क्यों नहीं किया गया वो आप समझ सकते हैं कि भाई कौन सा भारत में नगर पालिका का राजनयिक प्रमुख है, तो नगर पालिका का पॉलिटिकल हेड, म्युनिसिपैलिटी का इसमें क्लियरेंस नहीं दिया गया है, इस वजह से। तो यस, मेयर इज बेटर चॉइस। हाँ, इस पे लगाना चाहिए भाई ऑब्जेक्शन। ठीक है, मिल जाते हैं नंबर, कई बार बोर्ड भी दबाव में आ जाता है भाई।
आगे बात करते हैं कि अप्रैल 2025 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने तटीय शहर दीर्घा, अब देखो दीर्घा वेस्ट बंगाल में है, तो इसका आंसर, अब यहां पे भी उसने एआई का यूज करा, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर देखकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ओडिशा लगा दिया, जो कि गलत है। आंसर होना चाहिए तो वेस्ट बंगाल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर? इसका वेस्ट बंगाल होगा। इस क्वेश्चन पे भी हमने जो है अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन लगा दिया है। तो ये आपकी गलत क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा अगर कोई और गलत क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दो, हम उसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे। प्लस दूसरी बात, टेलीग्राम पे जाके भी बता सकते हैं ताकि आप इमेज वगैरह हमें भेज पाए। ठीक है, ऑब्जेक्शन कैसे होगा उसके बारे में एक वीडियो शाम को हम ले आएंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आपका कट ऑफ क्या थोड़ा सा रहता है। देखो पहले कट ऑफ जो है उसके लिए ना इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आ रहा होगा, गूगल फॉर्म का लिंक है, हमारे चैनल पे भी है। मैं पर्सनली चाहूंगा कि कृपया करके आप इसको भर दें। अगर आप कभी भी हमसे पढ़ें तो आप इसको जरूर भर दें ताकि मैं सटीक कट ऑफ आपके लिए ज्ञात कर सकूं। यह आपको देखने को मिला इनिशिएटिव, मतलब ये लिखा हुआ है, आपको बहुत बेसिक चीज भरनी है, कुछ फालतू चीज नहीं। आपको अपना नाम भरना है, कॉन्टैक्ट नंबर भरना है, एनटीपीसी एग्जाम डेट, शिफ्ट भरनी है, टोटल मार्क्स भरने हैं, जीएस के मार्क्स भरने हैं, रीजनिंग के मार्क्स भरने हैं। ठीक है, इसके अलावा हाँ, इसमें बच्चे मैथ्स के मार्क्स का वो नहीं है, वो कॉलम वो ऐड हो जाएगा जब आपको लेगा मैथ्स के मार्क भरने हैं, और इसको आपको सबमिट कर देना है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी कहना है तो आप कह सकते हैं। आंसर की का यूआरएल देना चाहते हो ठीक है, नहीं देना चाहते ठीक है, आप इसको सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके बेसिस पर निकालेंगे। लास्ट टाइम जो डेटा आपने दिया था मुझे आरपीएफ में, वो 16,000 के समथिंग दिया था। इस डेटा को मैं चाहता हूं कि आप एक तरफा माहौल बना के इस डेटा को 25, 40, 50, 60, 70 हजार कर दो। 60-70 हजार होगा तो आराम से डेटा को मतलब वेरी करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें रही। देखिए याद रखिएगा कि आपके लिए चीजों को बेहतर करने के लिए हम संपूर्ण तौर पर लगे हुए हैं। अगर मैं यहीं पर बात कर दूं कि आपके लिए अंडर ग्रेजुएट के लिए अभी से मेहनत शुरू होगी, क्योंकि यहां लेवल देख के ना जीएस का इधर उधर हो गए सब, तो उसके लिए टेंशन फ्री रहना। अंडर ग्रेजुएट की सीरीज ऑलरेडी आपकी सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, उसके लिए भी रेडी रहना, कमर कस लीजिए। और इसके अलावा आप सभी जानते हैं हमारे द्वारा जो इनिशिएट चलाया जा रहा है, राकेश सर के द्वारा जो इनिशिएट चलाया जा रहा है रेलवे रिफॉर्म का, उसके लिए भी रेडी रहना। किसी प्रकार की कोई परेशानी उसमें भी आपको नहीं होनी चाहिए, उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। और इसकी क्लास जरूर देख लेना भाई, इसकी क्लास जरूर देख लेना रणभूमि सीरीज की, क्योंकि यह अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए है। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, आप सीजीएल के लिए पढ़ते हैं, तो सबकी क्लासेस चैनल पे हैं। ये कोई आम चैनल नहीं है और आप कोई आम छात्र नहीं है। आपसे मुलाकात करेंगे, फॉर्म भर देना, गूगल फॉर्म भर देना, एनटीपीसी के बेहतरीन कट ऑफ शाम को बताएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस कंटेंट को एक बार जाके देखिए और समझिए कि कंटेंट में डेप्थ हो तो ऐसी। मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।